नमस्कार मित्रों, बीपीएससी सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज बिहार से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति शासन। बहुत ही चर्चा का विषय है और कई बार इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, है ना। तो टॉपिक डालिएगा, बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार में राष्ट्रपति शासन, है ना। राष्ट्रपति शासन की बात करें तो अनुच्छेद 356, है ना, वो सारी चीज़ें समझेंगे। आज तक अगर देखें प्रारंभिक परीक्षा में तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि आज तक बिहार में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाई जा चुकी है। तो इसका सही उत्तर क्या है हमारा? 8 बार, है ना। बिहार में देखें तो आज तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाई जा चुकी है। एक बार अगर सभी का कालक्रम देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखें तो पहली जो राष्ट्रपति शासन लगी थी वो 29 जून 1968 से लेकर 26 फरवरी 1969 तक। इस समय काल पर मुख्यमंत्री देखें तो कौन? भोला पासवान शास्त्री थे। और राज्यपाल के रूप में देखें तो नित्यानंद कानूनगो इस समय काल पर राज्यपाल थे। दूसरी यहाँ पर देखें, सभी के कारणों को भी देखेंगे। एक बार यहाँ पर हम रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन सा है, उसके बाद सबकी चर्चा करेंगे। दूसरी राष्ट्रपति शासन का समय काल देखें तो 4 जुलाई 1969 से लेकर 16 फरवरी 1970 तक। और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहाँ पर भी सेम थे, है ना। यानी कि मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री और राज्यपाल की बात करें तो नित्यानंद कानूनगो। फिर तीसरी जो राष्ट्रपति शासन लगी यहाँ पर वो 9 जनवरी 1972 से लेकर 19 मार्च 1972 तक। और इस समय काल पर देखिए तो मुख्यमंत्री तो भोला पासवान शास्त्री ही थे, जबकि यहाँ पर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल यहाँ पर देवकांत बरुआ थे। चौथी राष्ट्रपति शासन, इसका ड्यूरेशन देखें तो 30 अप्रैल 1977 से लेकर 24 जून 1977 तक। और इस समय काल पर मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, जबकि राज्यपाल यहाँ पर कौन थे? जगन्नाथ कौशल, है ना। नाम दोनों सेम ही था, है ना। जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री और जगन्नाथ कौशल कौन? राज्यपाल। अगला देखें, पांचवा जो राष्ट्रपति शासन लगा उसका समय काल है हमारा 17 फरवरी 1980 से लेकर 8 जून 1980 तक। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन थे? रामसुंदर दास, जबकि राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल AR किदवई, है ना, सॉरी AR किदवई यहाँ पर राज्यपाल थे। छठी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 28 मार्च 1955 से लेकर 4 अप्रैल 1995 तक। और यहाँ पर मुख्यमंत्री लालू प्रसाद थे और जो हमारे राज्यपाल थे वो AR किदवई। सातवीं का ड्यूरेशन है 12 फरवरी 1999 से लेकर 8 मार्च 1999 तक। और यहाँ पर मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, जबकि राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी। और अंतिम देखें, अंतिम राष्ट्रपति शासन 8वीं राष्ट्रपति शासन, तो इसका ड्यूरेशन है 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक। और मुख्यमंत्री यहाँ पर भी राबड़ी देवी ही थी और राज्यपाल देखें तो राज्यपाल श्री बूटा सिंह यहाँ पर थे। तो देखा जाए तो यहाँ पर बिहार में 8 बार अभी तक क्या हुआ? राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है ना। तो यहाँ पर देखें तो राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है? राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राष्ट्रपति शासन राज्य में कब लगता है? जब राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाए कि राज्य में जो भी पार्टी है ना, जो भी पार्टी है, कोई भी पार्टी, किसी भी दल, जो भी वहाँ पर दल है, चुनाव के पश्चात किसी के पास बहुमत नहीं है, ऐसी स्थिति पे गठबंधन होता है ना। और गठबंधन करने के पश्चात भी अगर राज्यपाल को लगता है कि कोई भी ऐसा दल नहीं है जो अकेले या फिर गठबंधन के साथ यहाँ पर सरकार बना सकती है, ऐसी स्थिति में राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति से सिफारिश की जाती है कि यहाँ पर जो भी संवैधानिक तंत्र है वो संविधान के अनुसार चलने के स्वरूप में नहीं है। ऐसी स्थिति में आप इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाएं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं बिहार में राष्ट्रपति शासन। और बिहार में राष्ट्रपति शासन की अगर बात करें तो बिहार के लिए वर्ष जो 2005 था, जो अंतिम हमारा राष्ट्रपति शासन था, ये जो समय काल था राजनैतिक रूप से काफ़ी उथल भरा था, है ना। इस वर्ष
राज्य को 2 विधानसभा चुनाव का सामना करना पड़ा और इसी वर्ष 13वीं विधानसभा चुनाव के पश्चात ही घटी राजनीतिक और संवैधानिक घटनाएं काफी चर्चा का विषय भी रही और काफी विवादों में भी ये रहा। राज्य में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 13वीं विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही किसी भी दल या किसी भी गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने के कारण 7 मार्च 2005 डेट लिखते हुए चले तो ज़्यादा सही होगा। 7 मार्च 2005 को यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यह राज्य में 8वीं बार लगाया गया राष्ट्रपति शासन था। यह एक सामान्य रूप से लगाया गया राष्ट्रपति शासन था जिस पर लगभग सभी दलों की सहमति थी और इसे लागू करने को लेकर किसी भी राजनीतिक जो भी पार्टी थी उसमें कोई भी विवाद यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी यह राष्ट्रपति शासन लागू होने की परिस्थितियों का उल्लेख एक बार हमें करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन यहाँ पर आखिरकार लगा क्यों, है ना। तो यहाँ पर देखें 7 मार्च 2005 वाले की, तो यहाँ पर 13वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। कब? फरवरी 2005 में, और वो भी 3 चरणों में, 3 फरवरी, 15 फरवरी और 23 फरवरी, है ना। फरवरी 2005 में बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ 3 चरणों में। ये जब चुनाव संपन्न हुआ, है ना, तो चुनाव संपन्न होने के पश्चात इस चुनाव में किसी भी दल या फिर किसी भी गठबंधन को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। उस समय देखें तो सत्तारूढ़ जो पार्टी थी वो कौन थी? जनता दल, है ना, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, राजद जिसे कहते हैं, है ना। तो उसकी समयकाल पर ये जो हमारा इलेक्शन हुआ 13वां विधानसभा का चुनाव, इसमें सत्तारूढ़ पार्टी थी राजद, इसकी हार हुई। यहाँ पर देखा जाए तो वो हार होने के साथ ही लेकिन जो सीट प्राप्त हुआ, सीट प्राप्ति में ये सबसे बड़ा दल उभर के सामने आया। बिहार की विधानसभा की बात करें तो कितनी सीटें? 243 सीटें हैं, आप सभी को पता होगा। और 243 सीटों में से यहाँ पर इसको कितनी 75 सीटें प्राप्त हुई। किसको? राजद को। ठीक है। सबसे बड़े गठबंधन के रूप में देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसमें देखें तो हमारा कौन? जदयू प्लस बीजेपी, यानी कि जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी दोनों को मिलाकर यहाँ पर गठबंधन बना था जिसे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नाम दिया गया था। वो यहाँ पर सबसे बड़ा गठबंधन वाला दल उभर के सामने आया और इसे कितने 92 सीटें प्राप्त हुई। ठीक है, इससे 92 सीट प्राप्त हुई। पहली बार राज्य की विधानसभा चुनाव में भाग लेने वाली एक पार्टी थी कौन? लोक जनशक्ति पार्टी, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं लोजपा। किसकी पार्टी है? रामविलास पासवान की। तो लोजपा भी यहाँ पर भाग ली और इसे भी 29 सीटें प्राप्त हुई, है ना। लोजपा को भी यहाँ पर 29 सीटें प्राप्त हुई। इसलिए सरकार बनाने की जो चाबी थी देखा जाए तो मुख्यतः किसके हाथ में? लोजपा के हाथ में, रामविलास पासवान के हाथों में आ गई। लेकिन पासवान ने राजद और साथ ही भाजपा, इन दोनों दलों से संबंधित किसी भी दल के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं हुए, है ना। ना ही वो समर्थन लेने के पक्ष में थे और ना ही समर्थन देने के पक्ष में थे। दोनों के लिए क्या कर दिया? इन्होंने इनकार कर दिया और अंतिम समय तक अपने निर्णय पर क्या हुए? अडिग रहे। चुनाव परिणाम के उपरांत अंततः कांग्रेस ने राजद को सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया, लेकिन फिर भी पासवान के रुख के कारण किसी भी दल को या फिर किसी भी गठबंधन को बहुमत के आसपास तक भी नहीं पहुंचा पाया। हालांकि राजद ने राबड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस, बसपा और कुछ वामपंथी दलों के समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया, लेकिन अपेक्षित आंकड़े नहीं जुटा पाने के कारण जो राज्यपाल थे उस समय काल पर बूटा सिंह ने सरकार बनाने का न्योता किसी भी दल को या फिर किसी भी गठबंधन की पार्टी को नहीं दिया और अंततः 6 मार्च 2005 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर दी। अंततः किसी भी दल या गठबंधन के पास बहुमत नहीं होने के कारण 7 मार्च 2005 को, है ना,
7 मार्च 2005 को राज्यपाल की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। विधानसभा को भंग न, ठीक है, विधानसभा को यहाँ पर भंग नहीं किया गया और उसे एक स्थगित अवस्था में रखा गया। राष्ट्रपति शासन लागू होने के उपरांत भी राजनीतिक दल जो थे उनके द्वारा सरकार बनाने की भरसक पूरा प्रयास किया गया और प्रयास ये हमेशा ही जारी रहा। इसमें राजग पक्ष के जो नेता थे, यहाँ पर देखें तो वर्तमान जो मुख्यमंत्री हैं कौन, हमारे नीतीश कुमार, है ना, ये सबसे आगे थे। इसके उपरांत हुए राजनैतिक एवं संवैधानिक घटनाक्रम देश में काफ़ी चर्चित और विवादास्पद रही। इस पर बहुत सारे संविधान से संबंधित व्यक्ति हैं, उनके लिए एक व्यापक बहस का मुद्दा भी ये बना रहा। संविधान के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति शासन जो है वो 6 महीने तक चलता है ना। 6 महीने जब पूरा हो गया तो उसके उपरांत सितंबर 2005 में इसे फिर से आगे बढ़ा दिया गया, है ना। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने 7 मार्च 2005 वाली समझ ली कि क्यों हुआ, कारण क्या रहा, है ना। 243 में से 75, 92, 29 मिला और किसी भी पार्टी को या फिर गठबंधन दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। परिणामतः यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाई गई, है ना। तो ये जो राष्ट्रपति शासन लगा ये बिहार में 8वीं बार लागू होने वाला राष्ट्रपति शासन था जो कब 7 मार्च 2005 में हुआ। अब इतिहास को देखें पूरा कि कौन कौन से राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो बिहार में देखें तो सबसे पहली राष्ट्रपति शासन, इसको क्रम से आप लिखते हुए चले तो ज्यादा सही होगा, है ना। पहले राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 29 जून 1968, 29 जून 1968 को है ना। पहला राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लागू की गई, जो लगभग 8 महीने चली और 26 फरवरी 1969 को समाप्त हुई। ये जो राष्ट्रपति शासन था वो बिहार में पहली बार बनी संयुक्त विधायक दल की जो सरकार थी उसमें आंतरिक कलह हुई और आंतरिक कलह के परिणाम स्वरूप ये टूट गई और इसी के कारण यहाँ पर ये राष्ट्रपति शासन लागू की गई और वीपी मंडल के नेतृत्व में सरकार बनने के साथ ही इसको समाप्त किया गया। दूसरी की बात करें तो दूसरी राष्ट्रपति शासन यहाँ पर 4 जुलाई 1969, 4 जुलाई 1969 को यहाँ पर लागू की गई, जब राज्य में एक अस्थायी सरकार का गठन संभव नहीं था। ये जो राष्ट्रपति शासन थी 16 फरवरी 1970 तक चली। उसके बाद देखें तो 9 जनवरी 1972 से 19 मार्च 1972 तक राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन हुई, है ना। तो तीसरी की बात करें तो 9 जनवरी 1972 को तीसरी बार राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू किया गया, जो 19 मार्च 1972 तक चला। राज्य में चौथी बार राष्ट्रपति शासन की बात करें तो चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगी थी वो 30 अप्रैल 1977 को चौथी बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया। इस समय देखें तो इस समय पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार भारी बहुमत से मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी थी। इस जनता पार्टी की सरकार, है ना, 1977 में जनता के विश्वास खो देने के आधार पर बिहार सहित अन्य 8 राज्यों की जो भी सरकारें थी उन सबको बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू कर दिया गया और शीघ्र चुनाव करवाने की घोषणा भी यहाँ पर कर दी गई। बिहार में ये जो राष्ट्रपति शासन था वो 22 जून 1977 को समाप्त हुआ, जब विधानसभा चुनाव के उपरांत राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखें तो 5वीं बार जो राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लागू हुआ वो 17 फरवरी 1980 ईस्वी को, 17 फरवरी 1980 ईस्वी को 5वीं बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, है ना। तो 17 फरवरी 1980 को लगाया गया राष्ट्रपति शासन, जब केंद्र में पुनः
सत्तारूढ़ हुई कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार ने बिहार के साथ साथ अन्य 8 राज्यों की जनता पार्टी की सरकार को उन्हीं परिस्थितियों में बर्खास्त कर दिया जिन परिस्थितियों में सन 1977 में जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार ने 9 राज्यों को कांग्रेसी सरकार को पदच्युत किया था। यानी कि सेम कंडीशन, पहले जनता पार्टी ने जिस आधार पर, जिस कंडीशन में किया था, वैसे ही कांग्रेसी सरकार ने जनता पार्टी को यहाँ पर कर दिया। परिणामतः यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुई। ये जो राष्ट्रपति शासन था वो बिहार में 8 जून, है ना, 8 जून 1980 को समाप्त हुआ, जब विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में सरकार का यहाँ पर गठन हुआ। इसके पश्चात कई वर्षों बाद, है ना, कई वर्षों बाद, यानी कि 28 मार्च 1995, 28 मार्च 1995, यानी कि लगभग 15 वर्ष का गैप यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कई वर्षों के पश्चात 28 मार्च 1955 को बिहार राज्य में राष्ट्रपति शासन संवैधानिक तकनीकी कारणों से लगाया गया, क्योंकि इस समय काल पर देखें तो राज्य की बजट पारित होने से पहले ही विधानसभा की जो अवधि थी वो क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी। ये जो राष्ट्रपति शासन था वो 4 अप्रैल 1955 को समाप्त हुआ, है ना। यह राज्य में कौन, छठी बार, राज्य में छठी बार लगी हुई राष्ट्रपति शासन थी। राज्य में 7वीं बार राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 7वीं बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था, 12 फरवरी 1999। 7वीं बार राष्ट्रपति शासन 12 फरवरी 1999 को लगाया गया था। और ये जो राष्ट्रपति शासन था, है ना, काफी चर्चित रहा, है ना, विवादपूर्ण रहा। इस राज्य में लगातार हो रहे नरसंहार और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने का हवाला देकर राबड़ी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और 12 फरवरी 1999 को राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया। लेकिन अंततः राज्यसभा में भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की पास बहुमत नहीं होने और साथ ही कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने के कारण इस राष्ट्रपति शासन को 8 मार्च 1999 को समाप्त कर दिया। यहाँ पर देखें तो राज्य में 8वीं बार और अभी तक की देखें तो अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगी थी वो 7 मार्च 2005 को। ये कौन सा, 8वीं और अभी तक की अंतिम। तो यहाँ पर जो ये लगी थी, है ना, 7 मार्च 2005 को त्रिशंकु विधानसभा और किसी भी दल या गठबंधन द्वारा बहुमत नहीं जुटा पाने की स्थिति के कारण यहाँ पर लगाया गया था। अक्टूबर-नवंबर 2005 में 14वीं विधानसभा का चुनाव हुआ और इसमें राजग को भारी बहुमत से जीत मिली और नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में सरकार की स्थापना की गई। और साथ ही 24 नवंबर 2005 को ये जो राष्ट्रपति शासन 7 मार्च 2005 को लगाया गया था, इसको भी यहाँ पर समाप्त कर दिया, है ना। तो यहाँ पर देखें तो अभी तक कितनी बार, 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लग चुका है ना। तो यहाँ पर देखें बार बार राष्ट्रपति शासन लगने का कारण क्या है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है ना, राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो संविधान के अनुच्छेद 356, याद रखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। संविधान निर्माताओं ने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना के तहत अनुच्छेद 356 का प्रयोग करने की उनके द्वारा व्यवस्था की गई, ताकि राज्य की जो स्वायत्तता है या फिर निरंकुशता या फिर उद्दंडता, ये जो सारी चीज़ें हैं उन पर नियंत्रण रखा जा सके और जिससे राज्यों में अलगाववादी प्रवृत्तियों को जो बढ़ावा मिलता है वो ना मिल सके। साथ ही संविधान के नियमों के अनुसार शासन वहां पर चलती रहे, इसलिए संविधान निर्माताओं के द्वारा केंद्र को शक्तिशाली बनाने हेतु, राज्य की एकता अखंडता बनाए रखने हेतु अनुच्छेद 356 का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया। ठीक है, लेकिन
पिछले कई दशकों से देखें तो कई दशकों से अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग होता रहा है, राष्ट्रपति शासन जो यहाँ पर लगाया जाता रहा है, वो बड़े स्तर पर विवाद का मुद्दा बना रहा है ना। इस अनुच्छेद ने केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध होता है, इन संबंधों में कटुता की भावना को भी उत्पन्न किया है। इस अनुच्छेद के प्रयोग में केंद्र सरकार और राज्यपाल की भूमिका जो है, इन सब पर भी सवालिया निशान लगाती रही है बार बार। बिहार में 12 फरवरी 1999 को लागू की गई राष्ट्रपति शासन की देश में काफ़ी चर्चा हुई और संविधान से संबंधित जितने भी विशेषज्ञ थे, उन सभी लोगों ने इस पर व्यापक बहस किया, ये मुद्दा उठाया। कुछ संविधान विशेषज्ञों ने राष्ट्रपति शासन के पक्ष में तर्क दिया, जबकि कुछ इसके विपक्ष में तर्क दिए। इसलिए सही संवैधानिक वस्तु स्थिति को जानने के लिए अनुच्छेद जो 355 है और 356 है, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या क्या यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, उसको भी समझने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ जाती है। तो उसको भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 355 ये दोनों क्या है और इसके संबंध में जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पर क्या निर्देश दी है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355 की बात करें तो यह जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 355 उपबंधित करता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करना और प्रत्येक राज्य की सरकार इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए, यह सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा, है ना। ये अनुच्छेद 355 कहता है। वास्तव में संविधान का जो भाग 18 है, भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक 3 प्रकार की ऐसी स्थितियों का उल्लेख करता है। अगर देखें उसमें तो इसमें कौन कौन सी है। पहला प्रकार क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह उत्पन्न होने के कारण आपात, है ना। दूसरा देखें तो यहाँ पर राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण आपात, और तीसरा यहाँ पर देखें तो वित्तीय आपात, है ना। तो 3 प्रकार की आपात भारत में देखने को मिलती है भारत के संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 354 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए गए इस तरह के आदेश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुच्छेद 355 में उल्लेखित जो आंतरिक अशांति शब्द है, आंतरिक अशांति की स्थिति में आपात की विद्यमानता संघ पर एक कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह आंतरिक अशांति की स्थिति में राज्य की रक्षा करे, जिसके लिए कार्यपालिका आंतरिक अशांति समाप्त करने के लिए अपनी विस्तृत शक्तियों का विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकती है। तो अनुच्छेद 355 के तहत ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। दूसरी यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 की बात करें तो इस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर देखें तो क्या मतलब इसके अंतर्गत कहा गया है, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या यह समाधान हो जाता है, मतलब ऐसा अनुमान हो जाता है ना, ऐसा उनको अनुमान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उस राज्य में उत्पन्न हो चुकी है जिसमें राज्य का जो शासन है इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस सरकार की सभी जो भी कृत्य है या फिर कोई भी कृत्य है उसको राज्यपाल में या विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी में निहित सभी या कोई भी शक्ति को अपने हाथ में ले सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को लगता है ना, या तो पहले राज्यपाल यहाँ पर सलाह दे कि यहाँ पर संविधान के जो भी संवैधानिक तंत्र है उसके आधार पर राज्य में सरकार चलना निश्चित नहीं है, या फिर राष्ट्रपति को ऐसा अनुमान लग जाए कि यहाँ पर जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल होने के कगार पर है, तो ऐसी स्थिति पर क्या होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो भी वहाँ की शक्तियाँ है वो अपने हाथ में ली जा सकती है और इसी को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। इस अनुच्छेद के अधीन जारी की गई
प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी और जहां वह पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, वह 2 माह की समाप्ति पर यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा उसका अनुमोदन नहीं करा दिया जाता है तो ऐसे में परिवर्तन में वो नहीं रहेगी। अनुमोदन की अवस्था में ऐसी उद्घोषणा के जारी किए जाने की तिथि से 6 माह की अवधि पर ये जो होगा वो परिवर्तन में नहीं रहेगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा, है ना। अनुच्छेद 356 की बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के पूर्व राष्ट्रपति को राज्य के जो भी संवैधानिक तंत्र है उसके विफल होने के संबंध में अपना जो भी समाधान है, विचार कर लेना यहाँ पर आवश्यक है। सामान्यतः संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति का ये जो विचार है उनके मंत्रिपरिषद का विचार होता है ना। तो उनके मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का अगर विचार है तो उसी को हम राष्ट्रपति का विचार भी कह लेते हैं। राष्ट्रपति की जो ये विचार है इसी के आधार पर राज्य के राज्यपाल की प्रतिवेदन जो है ना, या फिर अन्य स्रोत से प्राप्त अगर कोई प्रतिवेदन है वो भी यहाँ पर हो सकता है और उसी के आधार पर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो बार बार राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है इसमें विवाद के बहुत सारे मुद्दे होते हैं और विवाद के मुद्दे क्या है, इससे संबंधित एक केस है उसके बारे में भी थोड़ी सी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो विवाद के मुद्दों की बात करें तो यहाँ पर राज्य में अनुच्छेद 355 है या फिर अनुच्छेद 356 है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो प्रारंभ से ही यहाँ पर विरोध होता रहा है। संविधान निर्माता यहाँ पर देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 356 के उपयोग को यहाँ पर संघात्मक शासन में अंतिम अस्त्र बताया है। उनके अनुसार उन्होंने क्या कहा कि उनके अनुसार अगर देखिए तो 356 के अंतर्गत कोई उद्घोषणा करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि इसके अतिरिक्त अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इसलिए संविधान की धारा देखें तो 256, 257(1), 257(2), 257(3), 339(2), 344(6), 350(a) और 351 के अंतर्गत राज्य सरकारों को उचित निर्देश देने का प्रावधान किया गया है। केंद्र एवं संघ के संबंधों पर गठित जो सरकारीय आयोग थी, है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सरकारीय आयोग। तो सरकारीय आयोग की बात करें तो ये केंद्र और राज्य के, है ना, केंद्र और राज्य के संबंधों पर ये गठित आयोग थी और इसने अपना जो प्रतिवेदन था जो कब दिया गया था 1988 में। तो 1988 में इसके द्वारा जो प्रतिवेदन दिया गया था उसमें जो धारा 356 है, अनुच्छेद 356 है, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू करने के उद्घोषणाओं के आधार को उचित नहीं माना है ना, और इसके प्रति सतर्कता एवं संयम की सिफारिश की है ताकि संघीय व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर कार्य कर सके। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर जो केस है SR बम्बई बनाम भारतीय संघ, SR बॉम्बे वर्सेस इंडियन, है ना। कौन सी केस है यहां पर हमने बात की, किसकी, कौन सी केस की, SR, है ना, SR बम्बे और भारतीय संघ के बीच में जो केस है उसकी चर्चा करना यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर देखें तो इसमें क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय की जो 9 न्यायाधीशों की खंडपीठ थी उसने बहुमत से यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 356 जो है उसके अंतर्गत की गई जो उद्घोषणा है उसकी न्यायिक उद्घोषणा है वो न्यायिक पुनर्लोकन के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति के द्वारा की गई जो भी उद्घोषणा है जब तक संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित नहीं कर दी जाती तब तक
संबंधित राज्य जहां के लिए राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की गई है, तब तक वो जो संबंधित राज्य है उसकी जो विधानसभा है वो विघटित नहीं किया जा सकता। यदि न्यायिक पुनर्वलोकन पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा अवैध हो जाती है, तब दोनों के अनुमोदन के बावजूद भी न्यायालय के विवेक पर विघटित विधानसभा और मंत्रिमंडल की जो स्थिति है वो पूर्व के अनुसार ही बरकरार हो जाएगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऐसा निर्णय यहाँ पर सुनाया गया है ना। तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार स्पष्ट होता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प के तौर पर लगाया जाना चाहिए, न कि किसी राजनैतिक उपलब्धियों को हासिल करने और न ही राजनैतिक दुर्भावनाओं के तहत। समय समय पर अनुच्छेद 356 की प्रासंगिकता या इसकी आवश्यकता पर ही कई राजनीतिक जो लोग हैं उनके द्वारा प्रश्न उठाया गया है और इसे पूर्ण रूप से हटा देने की मांग भी होती रही है। इसमें देखें तो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री करुणानिधि है ना, वो प्रमुख नाम यहाँ पर देखने को मिलता है। परंतु यह जो मांग है वो क्या है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अनुच्छेद 356 की बात करें तो ये देश की एक अहम आवश्यकता है और इसे समाप्त करने या इसके प्रभावों को कम करने के बजाय इसके सही और संविधान सम्मत उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके लिए कई ऐसे कदम हैं जिसे उठाया जा सकता है और ऐसी आवश्यकता भी है कि इस पर ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। परिणामतः बार बार जो ये राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है जो विवादास्पद होता है वो ना हो पाए। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ पर आपको अनुच्छेद 355-56 समझ में आया होगा और साथ ही बिहार में जितने भी राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं, आज तक जो 8 राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं वो सभी समझ में आए होंगे और वो कारण भी यहाँ पर समझ में आए होंगे। साथ ही सरकारी आयोग की रिपोर्ट जो 1988 में आई थी, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।